अहमद जिया, अहमद जिया, अहमद यासीन, Present. अलिशबा, अलिशबा, आमना जावेद, Present, sir. अनम इम्तियाज, अनम इम्तियाज, अरिया अलियास, अरिया अलियास, अरफा अबरार, अरफा अबरार, आयशा इफ्तिखार, Present, sir. आयशा ताहिर, Present, sir. अजल्फा फैसल, अजल्फा फैसल, फराज याकूब, Present, sir. वोसिया नौरीन, वोसिया नौरीन, हाफिज मोहम्मद इब्रार, Present, sir. हमजा अली शान, Present, sir. हमजा जावेद, हमजा जावेद, इनायतुल्लाह, इनायतुल्लाह, जहाजेब, Present, sir. Jahazeb. जुनैद अहमद, Yes, sir. कलसुम एजाज, कलसुम एजाज, खालिद हुसैन, Yes, sir. किंजा खालिद, किंजा खालिद, लाइबा नासिर, Present, sir. मारिज रसूल, Present, sir. माहम एजाज, Present, sir. मरियम फिजा, मरियम फिजा, मसनूना कासी, Present, sir. मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद उमर, Yes, sir. Present. मोहम्मद behzad, Present, sir. मोहम्मद हसीब, मोहम्मद हसीब, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद नासिर, Present, sir. Shazib, present. मोहम्मद नासिर, Yes, sir. मोहम्मद शाहजेब, Present. मोहम्मद उमर, Present. मोहम्मद उमर 94, Present, sir. मोहम्मद उमर तुफैल, Present, sir. मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद जुहैब,
मोहम्मद जोहैब खालिद, Present, sir. Present. मुनीबा उस्मान, Hello. मुशर्रफ हुसैन, निदा नईम, निदा नदीम, Present, sir. नाफिया कमल, Present. रिमशा सईद, Present, sir. साद अमजद, Present, sir. सादिया कयूम, सादिया कयूम, सफा इदरीस, Present, sir. शहबाज अहमद, Yes, sir. शाहजेब जमान, शाहजेब जमान, सिदरा नजीर, सिदरा नजीर, उमर हयात, Present, sir. वकार अनवर, जुनैरा जावेद, Shazam Present, Zaman, sir. present, sir. जुनैरा जावेद, Present, sir. ज़ारा फारूक, Present. जरमीन अकमल, Shazam Zaman, present, sir. जरमीन अकमल, Sir, Shazam Zaman, present. लास्ट टाइम आप लोगों का चैप्टर नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो चुका था। आज आप लोगों ने चैप्टर नंबर 11 जो है वो स्टार्ट करना है। सर जी जो चैप्टर नंबर 10 के लास्ट टॉपिक्स हैं उन्हें हमने स्किप कर देना है। सॉरी, जो जितना लास्ट सिलेबस टॉपिक्स हैं उतना ही हमें करना है बस। आपने कोर्स आउटलाइन देखी है ना? जी सर। देखी है? हाँ जी सर। जितना उसमें दिया हुआ है उतना ही आपको करवाया है। Excuse me, sir. जी राफिया, सर वो स्लाइड भी अपलोड कर दीजिएगा, वो जो प्रीवियस लेक्चर की है ना वो अपलोड नहीं है। जी ठीक। सर चैप्टर 10 की जो स्लाइड्स थी प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ी है ना, रियल गैस वाली, वो वाली अपलोड नहीं है। मैं कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। आज का टॉपिक है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी बेसिकली जो है वो रेजिस्टेंस होती है किसी भी लिक्विड मटेरियल की फ्लो के अगेंस्ट जो है। कि जिस तरह बाद स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं, बाद स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनकी खुद तैयारी नहीं होती है। तो जिनकी तैयारी नहीं होती उनकी कोशिश होती है कि जो पढ़ने वाले हैं उनका भी CGPA अच्छा ना आए, और उनकी कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरीके से उनको इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाए कि ताकि उनकी तैयारी ना हो। क्योंकि आप लोगों की रिलेटिव ग्रेडिंग है, और रिलेटिव ग्रेडिंग का मतलब है कि आप लोगों के जिसके भी अच्छे मार्क्स आ गए तो आप बाकियों के उसके रिलेटिव निकाल कर फिर आप लोगों को CGPA लगता है।
तो आपकी क्लास में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनकी कोशिश होती है कि चाहे अगर मेरे अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो बाकियों के भी नंबर नहीं आने चाहिए। इसी तरह लिक्विड मटेरियल जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन होती है, और वो जो इंटरेक्शन है वो किसी भी मॉलिक्यूल की मूवमेंट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करती है, और इस बिहेवियर को, उस एबिलिटी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी बेसिकली इंटरेक्शन है। अगर इंटरेक्शन ज्यादा होगी तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। अगर विस्कोसिटी कम है तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान इंटरेक्शन जो है वो भी कम है। वो वाले मॉलिक्यूल, जिस वक्त हम बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल की, तो उसमें सबसे पहला जो कंपाउंड आते हैं वो हाइड्रोकार्बन आते हैं। और हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके दरमियान जस्ट वैन डर वाल इंटरेक्शन होती है, और ये वैन डर वाल इंटरेक्शन जो है वो डिपेंड करती है कि आप लोगों के पास जो मॉलिक्यूल है उसका सरफेस एरिया कितना है। क्योंकि अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में उनका दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो भी ज्यादा होगी, और अगर सरफेस एरिया कम होगा तो उस कंडीशन में उनका दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी कम होगी। जिस तरह अगर आप लोगों को क्लास के लोगों का टाइम कंबाइन ज्यादा गुजरता है तो उस कंडीशन में एक दूसरे के साथ आप लोगों का रिलेशन जो है वो ज्यादा गहरा होता है, एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप जो है वो अच्छी होती है। और अगर आप लोगों का टाइम जो है ज्यादा नहीं गुजरता कंबाइन, तो उस कंडीशन में बस इसी तरह टाइम गुजर जाता है कि बस मुलाकात होती है, उसके बाद ये कह लो कि जिस तरह कहते हैं कि एक दफा देखा है उसके बाद खत्म। और जिनके दरमियान इंटरेक्शन ज्यादा होगी इसका मतलब है कि वो एक दूसरे के साथ होंगे। इसी तरह मॉलिक्यूल्स जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगी वो भी एक दूसरे के साथ इस तरह अटैच होते हैं कि उनको डिटैच करना मुश्किल होता है, और जिस वक्त तक वो एक दूसरे से डिटैच नहीं होंगे इसका मतलब है कि वो मूव नहीं कर सकते। विस्कोसिटी में बेसिकली हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को चेक करते हैं, और वो वाले मॉलिक्यूल जिनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी उनकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। अब जिस वक्त हम बात करते हैं एन पेंटेन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, एन ऑक्टेन एंड एन नोनेन, तो उस कंडीशन में ये सारे कंपाउंड जिनका फार्मूला आपके सामने गिवन है, ये सारे कंपाउंड जो है वो हाइड्रोकार्बन है, यानी कि वो वाले कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर कंसिस्ट करते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो जस्ट वैन डर वाल इंटरेक्शन होती है, और वैन डर वाल इंटरेक्शन ज्यादा होती है। वैन डर वाल इंटरेक्शन की पावर ज्यादा होगी अगर उनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। जिस तरह हम एन पेंटेन की बात करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास कार्बन की क्वांटिटी जो है वो 5 है, और जिस वक्त हम एन हेक्सेन की बात करते हैं तो उस कंडीशन में कार्बन की क्वांटिटी जो है स्ट्रेट चेन में वो आप लोगों के पास 6 हासिल होती है। अब 5 कार्बन पर कंसिस्ट जो चेन लेंथ है उसकी लेंथ और 6 कार्बन पर कंसिस्ट जो चेन लेंथ है उसकी लेंथ जो है उसमें डिफरेंस है। अब इसकी लेंथ जो है वो ज्यादा है, इसकी लेंथ जो है वो कम है। अब जिस वक्त इस मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एन पेंटेन के साथ ही इंटरेक्शन शो करनी है तो उस कंडीशन में इनके सरफेस एरिया के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है वो कम होगी एज कंपेयर टू एन हेक्सेन मॉलिक्यूल के। कि ये कह लो कि इनका जो टाइम कंबाइन गुजरा है वो कम गुजरेगा और इनका टाइम जो है कंबाइन ज्यादा गुजरेगा, और जिसका कंबाइन टाइम ज्यादा गुजरेगा इसका मतलब है उनके दरमियान फ्रेंडशिप ज्यादा होती है, और जिनके दरमियान जो टाइम है कम स्पेंड होगा तो उनके दरमियान इंटरेक्शन जो है वो भी कम होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि आप लोगों के पास एन हेक्सेन मॉलिक्यूल जो हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू एन पेंटेन के। एक्सक्यूज मी सर। जी
सर मैंने सरफेस एरिया के हवाले से कहना था, आपने कहा है कि सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो इंटरेक्शन फोर्स ऑफ जो आपस में होंगे वो ज्यादा होंगे। जी, सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा होगी। ये उन कंपाउंड के लिए हैं जो नॉन पोलर है। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर तो सरफेस एरिया ज्यादा तो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से दूर दूर नहीं होंगे, तो फिर इंटरेक्शन तो कम होनी चाहिए। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे। सर मेरा मतलब है कि अगर उनको कम स्पेस मिलेगी तो वो आपस में करीब करीब नहीं हो जाएंगे। हाँ, तो करीब करीब होंगे तो उनके दरमियान इंटरेक्शन होगी, अदरवाइज तो उनके दरमियान इंटरेक्शन नहीं होगी। सर मेरा मतलब है कि लार्ज जब मॉलिक्यूल एरिया कम मिलेगा तभी तो करीब करीब होंगे वो। एरिया इस मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूँ, आपके जो सिस्टम है उसकी बात नहीं कर रहा मैं। ये जो कंपाउंड है इसके ऊपर जो इसका ये सरफेस एरिया बनता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये वाला सरफेस एरिया ज्यादा है या ये वाला सरफेस एरिया ज्यादा है? सरफेस ओके एरिया सर। जो डिपेंड कर रहा है आप लोगों की चेन लेंथ पर। सर मतलब कि जिसके आप वो सर उस सरफेस एरिया की नहीं बात कर रहे जो हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे गैस मॉलिक्यूल नहीं को नहीं, हम वो देते चीज थे एरिया। और है, ये चीज और है। ओके सर। ये सरफेस एरिया जो है वो आप लोगों का ये जो मॉलिक्यूल हैं इनके सरफेस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ कि ये सरफेस एरिया इस मॉलिक्यूल का, और एन है एन पेंटेन एक और मॉलिक्यूल, उसका सरफेस एरिया भी इतना ही होगा। अब वो सरफेस एरिया और ये सरफेस एरिया जिस वक्त एक दूसरे के ऊपर होते हैं तो उस कंडीशन में इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होती है, और वो डिपेंड करती है कि इसका सरफेस एरिया कितना दूसरे मॉलिक्यूल के सरफेस एरिया के साथ कांटेक्ट कर रहा है। सर अगर इसका ज्यादा सरफेस सर हम इसका ये नहीं कह सकते मतलब कि वो जितना दूर होगा उतना कम इंटरेक्शन होगी, और जितना ज्यादा वो करीब होंगे तो उतनी अब ज्यादा दूर इंटरेक्शन होगी। करीब की बात ही नहीं कर रहे, यहाँ पर मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब ही होते हैं। यहाँ पर जस्ट आप लोगों ने ये देखना है कि मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा इसका मतलब है कि दूसरे मॉलिक्यूल के साथ उसकी अटैचमेंट उतनी ही ज्यादा होगी, और जिनके दरमियान जिस वक्त मॉलिक्यूल्स के दरमियान अटैचमेंट ज्यादा होगी इसका मतलब है कि उनको डिटैच करना, सेपरेट आउट करना डिफिकल्ट होगा, और जिन मॉलिक्यूल को सेपरेट आउट करना डिफिकल्ट होता है इसका मतलब है कि उनकी विस्कोसिटी जो है वो भी ज्यादा होगी। एक्सक्यूज मी सर। जी राफिया। सर अगर आप बोर्ड पे एग्जांपल देकर बता दें कि मतलब ये पेंटेन है इस तरह से ड्रॉ करके कि इनका सरफेस एरिया किस तरह से कह रहे हैं, तो फिर सही से समझ लग जाएगी, समझ नहीं लगी। ये पेंटीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर पेंटीन मॉलिक्यूल के दरमियान, क्योंकि पेंटीन का यानी कि आपस में तो सेम एटम के दरमियान तो इंटरेक्शन नहीं होगी, इसका दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसके दरमियान ही इसकी इंटरेक्शन होगी, और वो इंटरेक्शन जो है वो डिपेंड करती है कि इसकी जो चेन लेंथ कम है या ज्यादा है, कि ये मॉलिक्यूल जो है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ किस हद तक या कितने लिमिट तक इंटरेक्शन कर सकता है। अगर वो इंटरेक्शन ज्यादा है, वो एरिया ऑफ इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा है, तो उस कंडीशन में उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा होगी, और अगर उनके दरमियान इंटरेक्शन कम है तो उस कंडीशन में उनकी विस्कोसिटी जो है वो भी कम होगी। अब जिस वक्त हम सर एन जी फरिया। सर इसमें आप ये बात कर रहे हैं कि जो एन पेंटेन है अगर वो किसी और मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा जैसे कि एन हेक्सेन या हेप्टेन के साथ, तो उस केस में आप कह रहे हैं? फरिया क्लास के बाद क्वेश्चन कर लेना। सर राफिया। आपकी वजह से बाकी लेक्चर जो है वो भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। ओके सर। जिस वक्त हम
एन पेंटेन की बात करते हैं और एन हेक्सेन की बात करते हैं तो उस कंडीशन में जिस भी स्ट्रक्चर यानी कि हाइड्रोकार्बन जिसकी चेन लेंथ ज्यादा होगी उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगी, और जिसकी चेन लेंथ कम होगी उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होगी। और जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगी इसका मतलब है उनकी विस्कोसिटी जो है वो भी ज्यादा होगी, और जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होगी इसका मतलब है कि उनके दरमियान विस्कोसिटी जो है वो भी कम होगी। बेसिकली विस्कोसिटी जो है वो इंटरेक्शन है, और इंटरेक्शन की वजह से ही जो स्लो मूवमेंट शो करता है वो फास्ट मूव करने वाले मॉलिक्यूल को भी रोकने की कोशिश करता है। इसके मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दी है, वो वाले स्टूडेंट जो क्लास में पढ़ते नहीं है और जो पढ़ने वाले होते हैं कोशिश करते हैं कि जो पढ़ने वाले हैं उनको भी ना पढ़ने दिया जाए, ताकि जो है जो पढ़ने वाले हैं उनके मार्क्स जो है कम आए और रिलेटिव ग्रेडिंग में जो ना पढ़ने वाले हैं उनका सीजीपीए जो है वो भी अच्छा है। इसी तरह फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करती है। इसका मतलब है कि जितनी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मॉलिक्यूल के दरमियान ज्यादा होगी इसका मतलब है कि रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, और जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी इसका मतलब है कि उस मॉलिक्यूल उन कंपाउंड की उन मॉलिक्यूल की विस्कोसिटी जो है वो ज्यादा है। जिस वक्त हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो उस कंडीशन में वो वाले मॉलिक्यूल जिनकी चेन लेंथ इंक्रीज होगी उस कंडीशन में उनका दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा होगी, और वो वाले मॉलिक्यूल जिनकी चेन लेंथ कम होगी उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी कम होगी। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास एन पेंटेन जो है उसकी चेन लेंथ एन हेक्सेन से कम है, जिसकी वजह से एन पेंटेन के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होगी, और जिस वक्त फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होगी कि इसका मतलब है कि इनके दरमियान विस्कोसिटी जो है वो भी कम होगी। इसी तरह जिस वक्त हम एन हेक्सेन को कंपेयर करते हैं एन हेप्टेन के साथ तो उस कंडीशन में एन हेप्टेन की चेन लेंथ एन हेक्सेन की चेन लेंथ से ज्यादा है। इसका मतलब है कि एन हेप्टेन के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जिसको हम वंडरवाल इंटरेक्शन कहते हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एन हेक्सेन, और जिस वक्त इनके दरमियान इंटरेक्शन ज्यादा होगी उस कंडीशन में विस्कोसिटी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। इसीलिए जिस वक्त आप लोग चेक करते हो एन पेंटेन के अंदर विस्कोसिटी तो उसकी वैल्यू जो है वो आप लोगों के पास 0.240 हासिल होती है, लेकिन जिस वक्त आप लोग इसमें एक मिथाइलिन ग्रुप ऐड करते हो जिसकी वजह से इसमें कार्बन की क्वांटिटी जो है वो आप लोगों के पास 6 हासिल होती है। 6 कार्बन जो है वो 5 स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन से ज्यादा लॉन्ग होती है, जिसकी वजह से 6 मेंबर्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन है उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगी, और जिस वक्त फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगी इसका मतलब है उनकी वेलोसिटी या मूवमेंट जो है वो स्लो होगी, और जिस वक्त मॉलिक्यूल के दरमियान उनकी मूवमेंट या वेलोसिटी जो है कम होगी इसका मतलब है कि उसकी विस्कोसिटी जो है वो ज्यादा होगी। इसी वजह से हमारे पास जब भी हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास एन पेंटेन की वैल्यू जो है वो 0.240 हासिल होती है, लेकिन जिस वक्त हम एन हेक्सेन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास 0.326 हासिल होती है। अब 0.326 की वैल्यू 0.240 से ज्यादा है, जो इंडिकेट करती है कि आप लोगों के पास एन हेक्सेन मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा है और एन पेंटेन के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम है, और जिन मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होगी वो ज्यादा स्पीड के साथ मूवमेंट शो करेंगे, और जो जितनी ज्यादा स्पीड के साथ मूवमेंट शो करेंगे इसका मतलब है उनकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी।
इसका मतलब है कि जब भी हम मॉलिक्यूल्स को लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हम बेसिकली उनके दरमियान से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को ख़त्म करते हैं, और जिस वक्त उनके दरमियान से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ख़त्म होती है उसके बाद उनकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। और जिस वक्त उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है इसका मतलब है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है, और जिस वक्त उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी इसका मतलब है कि उनकी विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। इसलिए हम सर कह सकते हैं जी सर जब सर हम जिस तरह जब बॉईल कर रहे होते हैं वाटर, सर एक स्टेज ऐसा होता है अभी बबल जो है वो मतलब उड़ा नहीं होता स्टीम की फॉर्म, अभी सिर्फ वो बबल शो हो रहा होता है। सर वो क्या चीज है? अभी इतनी काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज नहीं हुई कि वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टूट जाएं, इसका ये मतलब होता है सर? आप लोग जब भी मॉलिक्यूल को हीट करते हो तो मोस्टली जो है आप लोग, जिस तरह आप लोगों ने बीकर में किसी भी सॉल्वेंट को लिया हुआ है, अब जब भी आप लोग हीट करते हो तो लोअर लेवल से हीटिंग शुरू करते हो। आप लोगों ने कभी इस तरह नहीं देखा होगा हीटिंग जो है वो अपर लेवल से करते हो, लोअर लेवल से हीटिंग शुरू करते हो ना। जी सर। जिस वक्त जिस साइड से आप लोग हीटिंग शुरू करोगे तो हीटिंग की वजह से वो वाले मॉलिक्यूल जो करीब होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और ऊपर वाले मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। उसी वजह से लोअर लेवल के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्पीड के साथ ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा हो रही है। क्योंकि जब भी आप लोग किसी भी सॉल्वेंट या मीडियम को हीट करते हो तो उस कंडीशन में हीटिंग के दौरान एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है। जिस तरह आप लोगों ने बम कैलोरीमीटर में पढ़ा था कि आप लोग बम कैलोरीमीटर जो है उसके अंदर जो डिवाइस है, जो बीकर है, उसके अंदर आप लोग कंपाउंड को बर्न करते हो। बर्न करने के बाद आप लोगों के उसके बीकर के सराउंडिंग में वाटर जो है मीडियम के तौर पर यूज करते हो। अब हीटिंग जो है वो आप लोगों का बीकर हो रहा होता है और हीटिंग वहां से ट्रांसफर होकर लास्ट में जो आप लोगों ने थर्मामीटर अटैच किया हुआ था वहां तक हीटिंग ट्रांसफर हो रही थी। ठीक है, इसी तरह जिस वक्त आप लोग लोअर लेवल से सॉल्वेंट या मीडियम को हीट करते हो तो उस कंडीशन में लोअर लेवल के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, अपर लेवल के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, जिसकी वजह से लोअर लेवल के मॉलिक्यूल स्पीड के साथ ऊपर जाते हैं। और जिस वक्त वो ऊपर जाते हैं तो उस कंडीशन में उनकी मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिजन भी हो रही होती है, और जिस वक्त जिन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो कोलिजन करते हैं उन मॉलिक्यूल के साथ जो अपर सरफेस के साथ हैं, जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम है, तो उस कंडीशन में वो अपनी कुछ एनर्जी को रिलीज करते हैं या ट्रांसफर करते हैं दूसरे मॉलिक्यूल को, जिसकी वजह से वो सरफेस से प्रॉपरली डिटैच नहीं होते हैं और उसी वजह से आप लोगों के पास जो बबल है वो अपीयर होते हैं। ठीक है गौसिया? जी सर। जब भी आप लोग किसी भी मटेरियल को हीट करते हो तो वो वाले मॉलिक्यूल जो हीटिंग या टेम्परेचर के करीब होंगे वो पहले काइनेटिक एनर्जी को या टेम्परेचर को गेन करेंगे, और जिस वक्त वो टेम्परेचर को गेन करेंगे इसका मतलब है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, और जिस वक्त मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी इसका मतलब है कि उनकी वेलोसिटी या मूवमेंट जो है वो ज्यादा हो गई है, और जिस वक्त उनकी मूवमेंट ज्यादा होती है तो इसका मतलब है कि वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पर डोमिनेट आ गई है और उसी वजह से वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। बेसिकली रेजिस्टेंस जो है आप लोगों के पास फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पर डिपेंड करती है। क्या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा है या कम है? अगर वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा है इसका मतलब है कि आप लोगों के पास मॉलिक्यूल के दरमियान विस्कोसिटी जो है वो भी ज्यादा है, और अगर उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम है इसका मतलब है कि उनकी विस्कोसिटी जो है वो कम है। ठीक है, जिस तरह मैंने कहा था कि अगर आप लोगों के पास क्लास में जो स्टूडेंट हैं, अगर आप लोगों का टाइम कंबाइन जो है, ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं और ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ने वाले नहीं है,
उनका टाइम एक दूसरे के साथ ज्यादा गुजरता है, तो उस कंडीशन में जो ना पढ़ने वाला है उसकी भी कोशिश होती है, जो पढ़ने वाला है वो भी पढ़ाई की तरफ से उसका रुझान डेविएट करने की कोशिश करता है, और उसकी कोशिश होती है जो पढ़ने वाला है कि उसके भी नंबर कम आए। और इसी के जो ना पढ़ने वाला है जिसकी कोशिश है कि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसके नंबर कम आए, इसी बिहेवियर को हम विस्कोसिटी कहते हैं, कि वो वाले मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम है वो उन मॉलिक्यूल को रोकते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, और इस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं विस्कोसिटी। और ये विस्कोसिटी डिपेंड करती है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितनी है, क्योंकि स्टूडेंट जो है, जो लाइक स्टूडेंट है, उनके साथ ये टाइम ज्यादा गुजारेंगे जिनके साथ उनका जो है फ्रेंडशिप ज्यादा होगी, और फ्रेंडशिप उनके साथ ही उनकी ज्यादा होती है जिनके साथ उन्होंने टाइम ज्यादा गुजारा होता है। और जो ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ने वाले नहीं होते हैं और उनके साथ टाइम भी नहीं गुजारा होता, तो पढ़ने वाला स्टूडेंट उसके साथ अपना मजीद टाइम वेस्ट नहीं करता है। ठीक है, इसलिए वो वाले मॉलिक्यूल जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगी, वही मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल की मूवमेंट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस ज्यादा शो करेंगे, और जिस वक्त रेजिस्टेंस ज्यादा शो करेंगे इसका मतलब है कि उनकी विस्कोसिटी जो है वो ज्यादा है। और अगर वो रेजिस्टेंस मूवमेंट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कम शो करेंगे, इसका मतलब है कि उनके दरमियान विस्कोसिटी जो है वो कम है। और ये जो है डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास, अगर आप लोगों के पास नॉन पोलर कंपाउंड है तो उस कंडीशन में वो वाले कंपाउंड जो लॉन्ग चेन में है उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव शॉर्ट लॉन्ग चेन लेंथ। अगर आप लोगों के पास चेन की लेंथ ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में उनका दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगी, और इसी वजह से उनकी विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी। अगर उनके दरमियान चेन लेंथ कम होगी, इसका मतलब है कि उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी कम है, और जिस वक्त फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होगी इसका मतलब है कि उनकी विस्कोसिटी जो है वो भी कम होगी। इसी वजह से आप लोगों के पास जिस वक्त आप लोग विस्कोसिटी कैलकुलेट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सबसे कम वैल्यू जो है वो n पेंटेन की हासिल होती है, जिसकी वैल्यू 0.240 cp है। cp बेसिकली जो है वो यूनिट है जिसको हम सेंटीपोइस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोग इसकी चेन लेंथ को इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो भी इंक्रीज होता है, या ये कह सकते हो कि जिस वक्त आप लोग दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम जो है स्पेंड करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के दरमियान इंटरेक्शन या फ्रेंडशिप जो है वो और ज्यादा होती है, और जिस वक्त फ्रेंडशिप ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में आप लोगों के दरमियान रेजिस्टेंस यानी कि स्टडी के लिए जो टाइम आप लोग गुजारते हो वो टाइम आप लोगों का कम गुजरेगा, जिसकी वजह से जिस वक्त आप लोगों के मॉलिक्यूल जो है वो इंक्रीज होते हैं, उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगी, तो उस कंडीशन में उनकी विस्कोसिटी जो है वो भी ज्यादा होगी। इसीलिए आप लोगों के पास n पेंटेन की वैल्यू जो है वो 0.24 हासिल होती है, n हेक्सेन की वैल्यू जो है वो 0.326 हासिल होती है, n हेप्टेन के लिए आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो 0.409 हासिल होती है, और n ऑक्टेन के लिए आप लोगों के पास 0.542 हासिल होती है, और नॉन के लिए आप लोगों के पास 0.711 हासिल होती है। इसका मतलब है कि इसके अलावा अगर आप लोग जितनी चेन लेंथ इसकी इंक्रीज करते जाओगे उतनी ही विस्कोसिटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती रहेगी, और जितनी आप लोग चेन लेंथ कम करोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास विस्कोसिटी की वैल्यू भी उतनी ही कम हासिल होगी। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हो। सर ये बबल फॉर्मेशन वाला थोड़ा दोबारा बताएंगे? किस चीज का? ये जो वाटर बॉइल्स करते हैं ना तो ये बबल्स के फॉर्म में आ जाते हैं ना ऊपर सरफेस पे, ये कैसे होते हैं?
इक्वली जिस वक्त आप लोग हीट करते हो, हीट करने के बाद आप लोगों के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। और आप लोगों ने ये भी एक नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का सरफेस टेंशन का, उसमें ये चीज मजीद डिस्कस होनी है मुशर्रफ। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, इसके बाद है कि विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, कि टेम्परेचर जिस वक्त आप लोग इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में विस्कोसिटी कम होगी या ज्यादा होगी, और उसकी रीजन क्या है। क्योंकि जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। जिस तरह अगर आप लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप लोगों ने स्टडी करना है तो उस कंडीशन में ही आप लोग ज्यादा हार्ड वर्किंग करते हो, उस कंडीशन में ही आप लोग ज्यादा टाइम जो है स्टडी के लिए स्पेंड करते हो। ठीक है, बेसिकली टेम्परेचर जो है वो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने का एक जरिया है, या ये कह लो कि टेम्परेचर जो है वो मोटिवेशन है जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की इंक्रीज होती है। जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और जिस वक्त वेलोसिटी इंक्रीज होगी इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, और जिस वक्त काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, और जितना उनके दरमियान इंटरेक्शन कम होगा तो इसका मतलब है कि उसकी विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर का विस्कोसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन है, कि जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज होती है, और जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो उस कंडीशन में विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। क्योंकि जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज्यादा करीब आते हैं, और मॉलिक्यूल जितने एक दूसरे के करीब आएंगे इसका मतलब है उनके दरमियान इंटरेक्शन जो है वो जनरेट होगी, और जितनी मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरेक्शन ज्यादा होगी तो वो इंटरेक्शन उनकी मूवमेंट को रोकेगी, और जिस वक्त उनकी मूवमेंट जो है रुकेगी इसका मतलब है कि उसकी विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब इसमें वाटर की विस्कोसिटी जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर पर कैलकुलेट की हुई है। एक में आप लोगों के पास टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास विस्कोसिटी की वैल्यू जो है वो 1 हासिल होती है। इसके बाद जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो 20 से 40 डिग्री सेल्सियस पर, तो उस कंडीशन में उसकी विस्कोसिटी 1 से डिक्रीज होकर ऑलमोस्ट 0.65 के राउंड अबाउट आती है। इसका मतलब है कि जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, और इसके बाद जिस वक्त आप लोग मजीद टेम्परेचर को 40 से 60 डिग्री पर ट्रांसफर करते हो तो उस कंडीशन में विस्कोसिटी और मजीद डिक्रीज हो जाती है, और ये जो है वैल्यूज की ऑलमोस्ट 0.42 के राउंड अबाउट आती है। अब इसका मतलब ये है कि जब भी आप लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो उस कंडीशन में आप लोगों के कंपाउंड की जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज होगी। जितना टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे उतनी ही विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, और जितना आप लोग टेम्परेचर कम करोगे उतनी ही विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। अब इसकी रीजन वही है कि जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में इनकी जो वेलोसिटी है मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी, ये तो आप लोगों को पता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो या गैस फॉर्म में हो वो मूवमेंट कर रहे होते हैं। सॉलिड फॉर्म में उनकी मूवमेंट कम होती है, लिक्विड फॉर्म में सॉलिड की निस्बत ज्यादा होती है, और गैस फॉर्म में और ज्यादा उनकी मूवमेंट होती है। लेकिन जिस वक्त हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो या गैस फॉर्म में हो, तो आप लोग बेसिकली उनको काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हो। आप लोग उनकी
वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करते हो, और जिस वक्त वेलोसिटी इंक्रीज होगी इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और जिस वक्त काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उस कंडीशन में उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। जिस तरह किसी इंसान के पास पैसा आता है तो पैसा आने के बाद वो दोस्तों को भी भूल जाता है, इसी तरह यहाँ पर जब आप लोग मॉलिक्यूल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो उस कंडीशन में उसकी कोशिश होती है कि बाकी मॉलिक्यूल से मैं सेपरेट आउट हो जाऊं, क्योंकि उस कंडीशन में उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही होती है। और जिस वक्त काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो कहता है कि बस इसके बाद मैंने सब मॉलिक्यूल से अलहदा रहना है, तो उस कंडीशन में विस्कोसिटी जो है वो मिनिमम हो जाती है। ठीक है, विस्कोसिटी जो है वो सबसे ज्यादा सॉलिड मॉलिक्यूल में होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है, और उसके बाद गैस मॉलिक्यूल में होती है। सर जब हम वाटर में अगर शुगर ऐड करते हैं तो देन क्या प्रोसेस होता है? उसकी तो विस्कोसिटी इंक्रीज होती है ना तब? उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, उसकी रीजन ये होती है कि जिस वक्त आप लोग शुगर का मतलब है कि आप लोग ग्लूकोज या वो वाले कंपाउंड जिनमें OH ग्रुप मौजूद है वो आप लोग ऐड कर रहे हो, और जिस वक्त आप लोग शुगर ऐड करते हो तो उस कंडीशन में उनके दरमियान इंटरेक्शन भी होगी, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल ने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन कर ली है। ठीक है, और जिस वक्त इंटरेक्शन होगी इसका मतलब है कि वो मूवमेंट के खिलाफ रेजिस्टेंस भी शो करेंगे, और जिस वक्त रेजिस्टेंस शो करेंगे तो इसका मतलब है कि उनकी विस्कोसिटी जो है वो रैपिडली इंक्रीज होगी। जितनी ज्यादा अमाउंट आप लोग ग्लूकोज की ऐड करोगे उतनी ही इंटरेक्शन ज्यादा होती जाएगी, और जितनी आप लोग अमाउंट कम ऐड करोगे उतनी ही उनके दरमियान इंटरेक्शन कम हो। ठीक है, और जितनी इंटरेक्शन ज्यादा होगी इसका मतलब है कि विस्कोसिटी जो है वो भी उतनी ही ज्यादा होगी। सर अगर टेम्परेचर इंक्रीज और इंटरेक्शन उनमें ज्यादा होगी और मूवमेंट स्लो हो जाएगी तो विस्कोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज? टेम्परेचर इंक्रीज हो और इंटरेक्शन मॉलिक्यूल में आप कह रहे हैं कि ज्यादा हो जाए और मूवमेंट उनकी स्लो हो जाएगी, इस वक्त हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीज होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ज्यादा करीब आते हैं, और जितने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ज्यादा करीब आएंगे तो इस कंडीशन में उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगी। तो सर फिर विस्कोसिटी क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज? टेम्परेचर डिक्रीज करने से विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। टेम्परेचर का और विस्कोसिटी का इनवर्स रिलेशन है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी, अगर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है तो उस कंडीशन में विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। इनका आपस में इनवर्स रिलेशन है, और काइनेटिक एनर्जी का विस्कोसिटी के साथ जी सर देखिए आपने कहा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, बट सर अगर हम बात करें मिल्क की तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर ज्यादा करते जाते हैं वो मिल्क जो है ना वो ज्यादा विस्कस होता जाता है, मतलब जो हम खोया बनाते हैं जिसे कहते हैं तो वो मिल्क से दूध मिल्क तो वो भी तो एक सोल्यूशन है ना, कोलाइडल सोल्यूशन है वो कि जिस वक्त आप लोग हीट करते हो तो उसकी जो है यानी कि विस्कोसिटी ज्यादा होती है। अब ये भी तो देखें जिस वक्त आप लोग उसको हीट कर रहे होते हो तो उस कंडीशन में आप लोग उसमें से वाटर को भी तो रिमूव कर रहे होते हो, और जिस वक्त आप लोग जितना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यूज करोगे उतने ही उनके दरमियान विस्कोसिटी या इंटरेक्शन ज्यादा होगी, और जितनी इंटरेक्शन ज्यादा होगी उतनी ही उनके दरमियान विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी, और जितनी आप लोग कम अमाउंट यूज करोगे उतनी ही उनके दरमियान इंटरेक्शन कम होगी और उतनी ही उनकी विस्कोसिटी भी कम होगी। जिस वक्त हम दूध को हीट करते हैं तो उस कंडीशन में बेसिकली हम उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर रहे होते हैं, क्योंकि हीटिंग के जरिए वाटर तो इवेपोरेट हो रहा होता है, और जिस वक्त वो वाटर फॉर्म में इवेपोरेट होगा तो उस कंडीशन में जो आप लोगों का दूसरे कंपाउंड है, जो दूध है उसमें सिर्फ वाटर ही नहीं होता, इसके अलावा बाकी कंपोनेंट भी होते हैं, और वो कंपोनेंट जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन शो करते हैं,
और जिस वक्त उनकी इंटरेक्शन ज्यादा होना शुरू हो जाती है तो इसका मतलब है उनकी विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है? यस सर। सर यहाँ पे हम ये कह सकते हैं विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। विस्कोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली टेम्परेचर। आप लोगों ने जब भी विस्कोसिटी मेजर करनी है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने कोई भी स्पीशी उसमें से रिमूव नहीं करनी है। आप लोग विस्कोसिटी सेम कंसंट्रेशन पर कैलकुलेट करते हो। अगर कंसंट्रेशन चेंज कर देते हो तो उस कंडीशन में टेम्परेचर का तो इफेक्ट आप एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए आप लोगों ने बाकी पैरामीटर को कांस्टेंट रखना होता है, जस्ट टेम्परेचर को चेंज करना होता है। जिस तरह बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ आप लोगों ने पढ़े हैं, जिसमें आप लोग सिर्फ एक पैरामीटर को चेंज करते हो, बाकी पैरामीटर को कांस्टेंट रखते हो। इसी तरह टेम्परेचर का बिहेवियर चेक करने के लिए आप लोग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या अमाउंट जो है वो सेम रखनी है और उसके बाद आप लोगों ने उसमें टेम्परेचर को चेंज करना है। ओके सर। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का इसका जो रिलेशन है वो इनवर्स आप लोगों के पास हासिल होगा। सर ये दोबारा से एक दफा बता दें सर, अगर हम दूध के अलावा एक प्लास्टिक की बात करते हैं सर, जो इंडस्ट्रीज में जब हम प्लास्टिक को हीट करते हैं तो वो भी ज्यादा से ज्यादा विस्कस होता जाता है। चले मिल्क में तो हम वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर रहे होते हैं तो उसकी जो बाकी मतलब प्रोटीन और आपके पास जो बैग वगैरह या जो शॉपर वगैरह होते हैं इसको बर्न करते हैं तो ये बेसिकली पॉलीमर होते हैं और पॉलीमर की डिफरेंशिएबिलिटी होती है। और इसके साथ जिस वक्त आप लोग हीट करते हो तो उस कंडीशन में कंपाउंड के बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं। बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब है कंपाउंड को ही आप लोग टोटली चेंज कर रहे हो और जिस वक्त कंपाउंड को चेंज करोगे तो इसका मतलब है दूसरा कंपाउंड जो बन रहा है उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से तो डिफरेंट होंगे। यस सर। इसलिए मैंने कहा है कि आप लोगों ने टेम्परेचर का विस्कोसिटी के साथ उस वक्त बिहेवियर चेक करना है जिस वक्त आप लोगों के पास रिएक्टेंट भी वही हो, उसकी अमाउंट भी वही हो और इसके अलावा आप लोग कोई और इम्प्योरिटी या प्रोडक्ट आप लोगों के पास ना बन रहा हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये बिहेवियर शो होता है। अगर आप लोग कोई और ही चीज बनाते होते हो तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट का रिएक्टेंट की विस्कोसिटी बड़े डिफरेंट होते हैं जबकि उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ही चेंज हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जी मुनीबा सर आगे समझ, थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का सरफेस टेंशन। जिस तरह आप लोग किसी भी जिस तरह सपोज वाटर है, वाटर को आप लोगों ने फिल किया हुआ है इसके बीकर के अंदर तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास कुछ मॉलिक्यूल वाटर के ऐसे होते हैं जो इनर यानी कि अंदर वाली साइड पर होते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं। अब वो वाले मॉलिक्यूल जो मिड में होते हैं, दरमियान में होते हैं, जिस तरह ये आप लोगों के पास सपोज जो है वो वाटर फिल किया हुआ है और आप लोगों के पास यहाँ पर जितना भी एरिया है यहाँ पर आप लोगों के पास वाटर के मॉलिक्यूल हैं। अब जो इनर साइड पर मॉलिक्यूल हैं उस पर हर डायरेक्शन से वाटर मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है हर मॉलिक्यूल को, जिसकी वजह से नेट रिजल्ट जो है उसका जीरो निकलता है। जिस तरह यहाँ पर इस सेंटर वाले मॉलिक्यूल को राइट साइड वाला मॉलिक्यूल राइट साइड पर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, खींचने की कोशिश करता है। इसी तरह लेफ्ट साइड पर जो मॉलिक्यूल है वो भी इसी सेंटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। अब ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल इनकी दोनों की फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है उनकी पावर सेम है, यानी कि उनकी ताकत जो है वो सेम है, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, जिसकी वजह से ये इस पर जिस फोर्स के साथ एक्ट कर रहे होते हैं वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और इसी वजह से सेंटर वाला मॉलिक्यूल ना ही राइट साइड पर मूव करता है ना ही लेफ्ट साइड पर मूव करता है। इसी तरह वो वाले मॉलिक्यूल जो अपर लेवल पर है, अप साइड पर है, जिस तरह ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये भी इस सेंटर वाले मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके अपोजिट जो है वो लोअर लेवल के जो मॉलिक्यूल हैं
वो इस सेंटर वाले मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और वो ऊपर वाले मॉलिक्यूल की फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि दोनों के पावर सेम होती है लेकिन डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है। जिस तरह आप लोग रस्से का मुकाबला देखते हो, दो टीम जो है अपोजिट डायरेक्शन में रस्से को खींच रही होती है, अगर दोनों की पावर सेम हो तो उस कंडीशन में रस्से ने किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करना। इसी तरह यहाँ पर मॉलिक्यूल जो सेंटर में है उसमें हर डायरेक्शन से पावर जो है इक्वली अफेक्ट कर रही है, जिनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है और मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, जिसकी वजह से इस सेंटर वाले मॉलिक्यूल पर नेट इफेक्ट जो है वो 0 होता है। लेकिन जिस वक्त हम बात करते हैं उन मॉलिक्यूल की जो सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं, तो उस कंडीशन में राइट साइड पर मॉलिक्यूल जो अट्रैक्ट करते हैं उसके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट साइड पर मॉलिक्यूल सेंटर वाले मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन वो वाले मॉलिक्यूल जो लोअर लेवल पर होते हैं वो अपर लेवल को, यानी कि इसके साथ जो ऊपर सरफेस है उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है। इसका मतलब है कि इसको ऊपर खींचने वाली कोई भी फोर्स मौजूद नहीं है, सिर्फ नीचे वाले मॉलिक्यूल जो हैं सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल हो उनको अपनी तरफ या नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करते हैं, और इस फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन की वजह से ये जो होल मॉलिक्यूल है इनमें एक टेंशन जो है वो जनरेट हो जाती है, क्योंकि इस पर ऊपर वाली डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। इसी वजह से मॉलिक्यूल जो है वो स्लाइटली जो है लोअर लेवल की तरफ ज्यादा रुझान होता है, और जिस वक्त ये फोर्स लोअर लेवल की फोर्स जो है सरफेस के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो उस कंडीशन में यहाँ पर एक खिंचाव पैदा होता है जिसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। और इस सरफेस टेंशन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो है राइज करता है प्लांट के अंदर। जो प्लांट्स हैं इसी सरफेस टेंशन की वजह से वाटर को जमीन से हासिल करते हैं और इसको डिफरेंट पार्ट्स तक मूव करवाते हैं, क्योंकि ये वाले मॉलिक्यूल इनर मॉलिक्यूल जो हैं सरफेस से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जिस वक्त ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे इसका मतलब है कि नीचे की तरफ इसमें जो है वो फोर्स एक्ट कर रही है। और अगर यहाँ पर कोई भी स्पीशी या कैपिलरी राइज मेथड भी बिल्कुल सेम इसी तरह है, अगर यहाँ पर आप लोग एक कैपिलरी ऐड करते हो तो उस कंडीशन में ये वाले मॉलिक्यूल जो है फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन की वजह से इस कैपिलरी ट्यूब में मूव करना शुरू कर देते हैं, और जिस वक्त ये मूव करते हैं तो उस कंडीशन में ये लिक्विड मटेरियल जो है कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज होना शुरू हो जाता है। इसी तरह प्लांट्स जो हैं उनके रूट्स का साइज बहुत कम होता है। यहाँ इस पर जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज्यादा है, यहाँ पर सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, और दूसरी साइड पर आप लोगों के पास जो कैपिलरी ट्यूब है उसका सरफेस एरिया बहुत कम है, क्योंकि इस डायरेक्शन से भी फोर्स ने एक्ट करना होता है, दूसरी डायरेक्शन से भी फोर्स ने एक्ट करना होता है। दूसरा, जिस वक्त ये वाली इनर फोर्स है ये मॉलिक्यूल को पुश करती है कि आप लोगों के मॉलिक्यूल जो हैं वो कैपिलरी ट्यूब के अंदर मूव कर सके, और उसी वजह से मॉलिक्यूल जो है या लिक्विड मटेरियल जो है वो कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज करना शुरू कर देता है। जिस वक्त प्लांट्स जो हैं रूट्स के जरिए पानी को जमीन से हासिल करते हैं, उसके बाद वह इनके जो रूट्स होते हैं, रूट्स पानी को हासिल करने के बाद जिस तरह सरफेस टेंशन में यहाँ से कैपिलरी ट्यूब के अंदर कैपिलरी राइज मेथड होता है, बिल्कुल सेम इसी तरह वाटर जो है रूट्स के जरिए प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचता है, और जिस वक्त वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचता है तो उस कंडीशन में ही फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है। क्योंकि अगर प्लांट्स जो है वाटर को हासिल नहीं करते तो उस कंडीशन में आपके पास फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन नहीं होगा।
क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब भी फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होगा तो उसके लिए आप लोगों के पास लाजमी है कि वाटर की अमाउंट हो और इसके साथ आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो मौजूद हो। अगर इन दोनों में से कोई एक स्पीशी मौजूद नहीं होगी तो इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन नहीं होगा, और जिस वक्त फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन नहीं होगा इसका मतलब है कि ऑक्सीजन गैस जो है वो भी प्रोड्यूस नहीं होगी, और जिस वक्त गैस प्रोड्यूस नहीं होगी, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी, इसका मतलब है कि हम भी इन्वायरमेंट में सांस नहीं ले सकते। इससे हम कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से पानी जो है वो रूट्स के जरिए डिफरेंट पार्ट्स तक या प्लांट के लीव्स तक पहुंचता है और वहां पर फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है। उसके बाद आप लोगों के पास ऑक्सीजन गैस जनरेट होती है। अगर सरफेस टेंशन नहीं होती तो उस कंडीशन में वाटर जो है रूट्स के जरिए लीव तक नहीं पहुंचेगा, और जिस वक्त तक वो लीव तक नहीं पहुंचेगा इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन नहीं होगा, और जिस वक्त फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन नहीं होगा इसका मतलब है कि ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी, और जिस वक्त ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी इसका मतलब है कि आप लोग सांस नहीं ले सकते, और सांस नहीं लोगे तो फिर एक ही जगह पर जाओगे जहां पर हर बंदे ने जाना है। एक्सक्यूज मी सर। एक ना एक दिन। जी सर ये जो मॉलिक्यूल को ऊपर से तो कोई खींच नहीं रहा, तो ऊपर को किस तरह से ये मूव करेंगे? जैसे रूट से ऊपर मूव करना है लीव्स में। एक मिनट, ये कैपिलरी की एक पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, उस में ये चीज दी हुई है। कोहेजन। ये सपोज आप लोगों ने बिकर लिया हो, उसमें आप लोगों ने सॉल्वेंट ऐड किया हुआ है, और ये कैपिलरी ट्यूब्स हैं जो आप लोगों ने इसमें डिप किए। डिप करने के बाद इनवर्ट जो फोर्स है जो इस सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करती है, वो फोर्स जो है इन मॉलिक्यूल को, ये लिक्विड को पुश करती है कि इस कैपिलरी राइज, जो कैपिलरी ट्यूब है इसके अंदर राइज करें, इसके अंदर मूव करें, क्योंकि नीचे वाले मॉलिक्यूल जो हैं वो सरफेस वाले मॉलिक्यूल को अपनी तरफ इंटरेक्ट कर लेंगे, और उस इंटरेक्शन की सर एडिशन फोर्स होते हैं ना इनके दरमियान? सॉरी, एडहेशन फोर्स होते हैं कि नहीं ये वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान? जब ये वाइब्रेट करते हैं तो दूसरे को अपनी तरफ पुल करते हैं कैपिलरीज में, क्योंकि इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की वजह से ये सरफेस से नीचे की तरफ पुश करेंगी, और जिस वक्त ये सरफेस से नीचे की तरफ पुश करेंगी तो इसका मतलब है कि ये इनके पास और तो रूट नहीं मिलेगा आप लोगों को, इनके पास सिर्फ ये रूट आप लोगों के पास आसानी से अवेलेबल होगा, जिसकी वजह से ये आसानी से इस डायरेक्शन से कैपिलरी ट्यूब के अंदर मूव करना शुरू कर देती है। और ये डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास ये कैपिलरी ट्यूब जो है इसका ये वाला जो एरिया है ये ज्यादा है या कम है। अगर इसका एरिया ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि ये राइज भी कम करेंगे, और अगर इसका एरिया कम होगा तो उस कंडीशन में ये ज्यादा ऊपर तक मूव कर सकती है। और इसी तरह इसकी मूवमेंट जो है वो प्लांट्स के अंदर होती है, तो प्लांट्स जो है वो रूट के जरिए पानी को ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बाद ये जिस तरह कैपिलरी राइज का आप लोगों के पास सामने नजर आ रहा है कि लिक्विड जो है वो राइज कर रहा है ऊपर की तरफ, इसी तरह वाटर जो है वो भी ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। और जिस वक्त वो वाटर जो है प्लांट्स के अंदर लीव्स तक पहुंचता है तो उस कंडीशन में फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है, उस कंडीशन में आप लोगों के पास ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब सरफेस टेंशन पर डिफरेंट फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। बेसिकली सरफेस टेंशन जो है वो भी इंटरेक्शन है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन है। अगर ये डाउनवर्ड फोर्स जो है जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अगर ये इंटरेक्शन कम होगी इसका मतलब है कि सरफेस टेंशन भी कम होगी। अगर इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगी इसका मतलब है कि ये वाला मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को ज्यादा फोर्स के
साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये जिस वक्त ज्यादा फोर्स के साथ इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब है कि सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगी। अब आप लोगों ने अभी पढ़ा था कि जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? डिक्रीज होती है। जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन डिक्रीज होती है, और जिस वक्त फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन डिक्रीज होगी इसका मतलब है कि डाउनवर्ड मॉलिक्यूल जो हैं, सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल मौजूद हैं उनको कम फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और जिस वक्त वो कम फोर्स के साथ उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे इसका मतलब है कि सरफेस टेंशन भी कम होगी, और जिस वक्त मॉलिक्यूल ज्यादा फोर्स के साथ सरफेस के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में सरफेस टेंशन जो है वो ज्यादा होगा। और आप लोगों को पता है कि जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है मॉलिक्यूल्स के दरमियान फरिया इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? डिक्रीज सर, मैं राफिया हूँ। तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज होंगी, और जितनी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन डिक्रीज होंगी जितनी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज होगी इसका मतलब है कि सरफेस टेंशन भी उतनी ही डिक्रीज होगी। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है तो सरफेस टेंशन भी ज्यादा है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है तो उस कंडीशन में सरफेस टेंशन भी कम है। इसी तरह जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो डिक्रीज होती है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ इनवर्स रिलेशन है, और जिस वक्त टेम्परेचर का इंटरमॉलिक्यूलर के साथ इनवर्स रिलेशन है तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर का सरफेस टेंशन के साथ भी इनवर्स रिलेशन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिस वक्त टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और जिस वक्त काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उस कंडीशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो डिक्रीज होंगी, और जिस वक्त इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज होंगी तो उस कंडीशन में सरफेस टेंशन जो है वो भी डिक्रीज होगी। ये एक आप लोगों के पास ग्राफ दिया हुआ है, ये आप लोगों के पास एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें आप लोगों के पास डिफरेंट टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन वाटर की कैलकुलेट की हुई है। कहता है जिस वक्त आप लोगों के पास टेम्परेचर जो है वो -10 डिग्री होता है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सरफेस टेंशन की वैल्यू ऑलमोस्ट जो है वो 77 के राउंड अबाउट होती है। इसके बाद जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, इस ग्राफ में टेम्परेचर को अलोंग एक्स एक्सिस लिया हुआ है, सरफेस टेंशन को अलोंग वाई एक्सिस लिया हुआ है, और इस कंडीशन में जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज होती है, और जिस वक्त फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन डिक्रीज होगी तो इसका मतलब है कि सरफेस टेंशन भी डिक्रीज होगी। जिस वक्त आप लोग 10 डिग्री सेल्सियस पर कैलकुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सरफेस टेंशन की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट 77 के राउंड अबाउट आती है, और जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर को -10 से 0 डिग्री सेल्सियस करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सरफेस टेंशन की वैल्यू ऑलमोस्ट जो है वो 76 के राउंड अबाउट आती है। अब पहले 77 थी, अब 76 है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों के पास सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज हो रही है। इसी तरह जिस वक्त आप लोग कैलकुलेट करते हो 20 डिग्री सेल्सियस पर, कि आप पहले आप लोगों का टेम्परेचर जो है वो -10 था, उसके बाद आप लोगों ने टेम्परेचर को 0 किया है, उसके बाद आप लोगों ने टेम्परेचर को इंक्रीज करके 20 डिग्री सेल्सियस किया है। तो जिस वक्त आप लोग 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हो
तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सरफेस टेंशन की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट 73 के राउंड अबाउट आती है। ठीक है, इसका मतलब है कि जितना आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हो उसके रेफरेंस से ही मॉलिक्यूल्स की सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। और जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो 40 डिग्री पर, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सरफेस टेंशन की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट 69 के राउंड अबाउट आती है। जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उसी रेशियो के साथ उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो डिक्रीज होंगी, और जितनी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डिक्रीज होंगी इसका मतलब है कि उनके सरफेस टेंशन जो है वो भी डिक्रीज होगी। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का सरफेस टेंशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का विस्कोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन टेम्परेचर का सरफेस टेंशन के साथ भी इनवर्स रिलेशन है और टेम्परेचर का विस्कोसिटी के साथ भी इनवर्स रिलेशन है। इसके साथ काइनेटिक एनर्जी का सरफेस टेंशन के साथ इनवर्स रिलेशन है, इसी तरह काइनेटिक एनर्जी का विस्कोसिटी के साथ भी इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब है कि अगर आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में सरफेस टेंशन जो है वो भी डिक्रीज होती है और विस्कोसिटी जो है वो भी डिक्रीज होती है। इसी तरह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर ज्यादा होती हैं तो उस कंडीशन में सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगी और इसके साथ विस्कोसिटी जो है वो भी ज्यादा होगी। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। इसके बाद कैपिलरी राइज मेथड, कि जिस वक्त आप लोग लिक्विड में कैपिलरी को ऐड करते हो तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स जो है कैपिलरी ट्यूब में राइज करते हैं। अब राइज जिस वक्त करते हैं उनके दरमियान दो तरह की फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है, एक को हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस और एक को हम कहते हैं एडहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस वो होती है जो सेम मॉलिक्यूल के दरमियान होती है, या ये कहने को जो आप लोग लिक्विड राइज करवा रहे हो कैपिलरी ट्यूब में, उनकी वजह से जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस। और एडहेसिव फोर्सेस उन फोर्सेस को कहते हैं जो लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान और जो कैपिलरी की वॉल है उनके दरमियान इंटरेक्शन जो होती है, वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो कैपिलरी की वॉल के साथ लिक्विड मटेरियल के मॉलिक्यूल की जो इंटरेक्शन होगी उसको हम कहते हैं एडहेसिव फोर्सेस, और लिक्विड मॉलिक्यूल के दरमियान आपस में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है उसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस। जी, यहाँ तक अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। सर अटेंडेंस लगा दें। टाइम हो गया है। अहमद या है? अलिशबा? प्रेजेंट सर। अलिशबा है? यस सर प्रेजेंट। अलिशबा दोबारा बोलना। ठीक है। प्रेजेंट सर। अनम इम्तियाज? यस सर प्रेजेंट। अरिया इलियास? अरफा अबरार? अरफा अबरार? अजल्फा फैसल? अजल्फा फैसल? इनायतुल्लाह? यस सर। कलसूम एजाज? कलसूम एजाज? किंजा खालिद? किंजा खालिद? मरियम फिजा?
मोहम्मद इमरान, मोहम्मद हसीब, प्रेजेंट सर। मोहम्मद नासिर, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद जुबैर, Yes, sir. मुशर्रफ, प्रेजेंट सर। सादिया कयूम, सादिया कयूम, जरमीन अकमल, Yes, sir. Present. जरमीन अकमल। Present. ठीक। सर किंजा Excuse me, खालिद। sir. किंजा आपकी अटेंडेंस नहीं होगी, आपने अभी ज्वाइन किया है। नो सर मैं डिस्कनेक्ट हुआ था। ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हैं। Excuse me, sir. सर जी सर ये अभी वो हमारे एक टीचर हैं सर, वो उन्होंने एक मेल शेयर किया कि मिड्स में भी आपके कैंसिल हो जाएं सर। मिड वो आपको बता देंगे। ओके सर। जी सर जमीन सर मैं ना एलएमएस में एनरोलमेंट नहीं है, मेरी N3 सेक्शन में एनरोलमेंट थी, मैंने N1 में ट्रांसफर करवा लिया था, तो मेरी N1 पे ना एलएमएस पे एनरोलमेंट है ना मुझे मेल आती है। आप N1 में हैं? जी सर आज भी मेल नहीं आई थी मुझे, लिंक नहीं आया था क्लास का।